जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और ये साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिस सेट आज ये मेरी लगभग आप दोस्तों बता दें आप लोगों को चौथा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, ये मेरे साइकोलॉजी का। तो जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, जो हमारा सीटेट दिसंबर में होने के लिए जा रहा है 2024 का 15 दिसंबर को दोस्तों इसका एग्ज़ाम है। उसी एग्ज़ाम को मद्दे रखते हुए दोस्तों हम आप लोगों को जो अभी तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों हम आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि हम आप लोगों को PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट, देखो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाएंगे। ठीक, आप चाहे कहीं भी कोचिंग में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, तो कोचिंग वाला आपसे यही बोलेगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। वो नोट्स भी वो लोग देंगे और उनके साथ में वो प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि नोट्स, जब वो नोट्स आपको देंगे तो बस पैसे तो लेंगे, फ्री में तो कोई नोट्स नहीं देगा आप लोगों को। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, मेरी बात को मान लो। अगर नहीं मानोगे तो जिस दिन एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे उस दिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तब अभी तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे मालूम है कि सीटेट वाला पेपर कहाँ से रखता है। एक नहीं, जब तक जितना भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों हम हर एक एग्ज़ाम को देखते हैं। क्वेश्चन कहीं से नहीं लाता है, नोट्स होते तो कभी क्वेश्चन उसके मिलते ही नहीं हैं। आप ऐसे समझिएगा 100% में से 80% दोस्तों PYQ रखता है और 20% बाई चांस नोट्सों में से रख दे, जो आप कोचिंग में जा कर के 15-20 हज़ार रुपये लगाएंगे ओनली। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट अभी तक जिसने नहीं लिया है वो लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट फटाफट लेके आइएगा और वहाँ पर हर एक जितने भी पेपर आए हैं सीटेट के आप लोग उनको कंप्लीट कीजिएगा। फिर आपके नंबर 120 प्लस से आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम दोस्तों फिर अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो अपने दोस्तों तक तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर दें जिसने भी सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म डाला है उनके पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, देखो प्रैक्टिस सेट तो बहुत सारे हो जाएंगे 5 सब्जेक्टों के, तो आप लोग क्या करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के पास पहुंचता रहे। आइएगा दोस्तों, अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले आप लोगों के लिए हम मोटिवेट करना चाहते हैं आप लोगों को, और आप लोग भी मुझे मोटिवेट कीजिएगा। किसके माध्यम से? कमेंट के माध्यम से। हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, उसकी वो सब मुझे आप बताइएगा। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कामयाबी का असली मतलब खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची कामयाबी है। कभी हार मत मानो क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। किसी को मालूम है क्या कि अभी तक देखो ऐसा होता है कभी कभी कि हम मेहनत करते रहते हैं और आज के ज़माने में क्या है दोस्तों, ताना मारने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कोई मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी मजबूरी को कोई नहीं समझता है, बस ताना मारते रहते हैं। क्योंकि ताना मारने वालों की कमी नहीं है। लोग क्या कहते हैं ज़्यादातर कि इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते अभी तक कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन आप लोग उन लोगों की बातों को बिल्कुल गौर मत दीजिएगा। ये वही लोग हैं जो आपको ये चाहते हैं कि आप जो आप पढ़ रहे हैं ना उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। कहने का मतलब ये है
जब आप कामयाब हो जाओगे तो वही लोग सबसे पहले आएंगे, ये बोलेंगे कि हम तो कहा करते थे कि ये एकदम सफल होगा ये। ठीक है, तो ताना मारने वालों को ताना मारने दो, आप बस अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। आइएगा दोस्तों, अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये दोस्तों साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 4 नंबर है दोस्तों। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, और आज थोड़े टफ क्वेश्चन है दोस्तों। भाई क्वेश्चन तो टफ हो या सरल हो, आपको करने तो दोनों पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी कि जो मानव विकास के संदर्भ में दोस्तों, ठीक है, वो कथन पूछ रहा है। ए ऑप्शन, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। बी ऑप्शन, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और डी है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट दोस्तों बात ये जाननी होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझो आपका 50% आंसर सॉल्व हो चुका है। बचा हुआ 50%, और 50% बचा हुआ दोस्तों आपके जो चारों ऑप्शन हैं, अगर आपने चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लिया। देखो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं। एग्ज़ाम में दोस्तों हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। क्योंकि दोस्तों भाई जल्दबाजी करनी भी चाहिए लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में टाइम तो फिक्स है, तो और क्वेश्चन तो मुझे सभी करना है, क्वेश्चन तो सभी करना है, टाइम फिक्स है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जल्दबाजी में दोस्तों हम क्वेश्चनों को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चनों की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, ऑप्शन की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। इसी वजह से दोस्तों वहाँ गलत ज़्यादा होते हैं। तभी दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब प्रैक्टिस सेट लगाते थे घर पे, तो घर पे या कहीं पर भी कोचिंग में या लाइब्रेरी में, तो हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम में इतने गलत क्यों। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में जाकर कुछ आप गलत करते हो, लेकिन क्यों करते हो, गलत इसलिए करते हो क्योंकि आप जल्दबाजी ज़्यादा करते हो एग्ज़ाम में। तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत ही एकदम आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम अगर दोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर सी हो जाएगा सही। ठीक, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, मतलब दूसरे शब्दों में और मतलब बताना चाहते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि पर्यावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। तो एक प्रगतिशील कक्षा में, कक्षा कैसी है, प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में ए ऑप्शन है, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बी, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। सी ऑप्शन, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। और डी, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। कक्षा कैसी है, प्रगतिशील, यानी कि जो प्रोग्रेस कहते हैं ना, जिस प्रोग्रेस कक्षा, वही वाली है। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग अगर पॉजिटिव पॉइंट बना के रख बच्चों के प्रश्न दोस्तों
आपने अगर बच्चों के प्रति आपने अगर पॉजिटिव पॉइंट में जाकर के आंसर दिया तो आपका ये आंसर, भले ही क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आपका आंसर सही हो जाएगा। फटाफट दोस्तों इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ये बच्चों के प्रति पॉजिटिव पॉइंट है ना। अगर यही होता कि किसी जो शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा ज्ञान की संरचना, तो ये थोड़ा विद्यार्थियों के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता कि नहीं होता। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को सर्वप्रथम रखा गया है, इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना या निर्माण किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदाता या सुलभकर्ता की होती है। कैसी? जो शिक्षक की भूमिका है दोस्तों, यानी जो टीचर रहता है क्लास में, वो मात्र एक सुविधा प्रदाता, ठीक है, या सुलभकर्ता की होती है। वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ए ऑप्शन केवल संकलनात्मक आकलन, बी न तो संरचनात्मक नहीं संकलनात्मक आकलन, सी विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, और डी केवल संरचनात्मक आकलन। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों हमारी ट्रिक अगर आपको याद है, हालांकि दोस्तों सतत एवं समग्र मूल्यांकन दोस्तों आप नहीं समझ रहे होंगे, अगर नए हो तो बिल्कुल नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अगर ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करेंगे तो दोस्तों ये 100% सही हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो दोस्तों आप लोग क्या करना, उसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो आप उसी को टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऐसा नहीं है कि ये हम मतलब सतत और समग्र ये आपको समझा नहीं पाएंगे, बिल्कुल समझा पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है दोस्तों इसे समझने के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर सी सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन से क्या शामिल है? तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ठीक है, थोड़ा दोस्तों इसको हम इसकी डिटेल में दोस्तों बात करते हैं। तो डिटेल में बात दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जाता है। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्व तथा सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना कार्य आदि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ है तथा इकाई त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। आइएगा दोस्तों फटाफट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? एक बार क्वेश्चन दोस्तों फिर से पढ़ रहे हैं कि वह प्रक्रिया, वो प्रक्रिया के बारे में, वह कौन सी प्रक्रिया है क्या जिसके द्वारा बच्चे हैं वो अपनी आदतों और जो कौशल विकसित करते हैं, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है। ए समावेशन,
बी मुख्य धारा से जुड़ना, सी विभेदीकरण और डी समाजीकरण। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़े से भी आप इसमें सक्रिय हैं दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने में, और क्वेश्चन पढ़ के और दोस्तों अगर आंसर आप मिला लोगे, बस दोस्तों बस थोड़ी आप सक्रिय रहोगे, तो दोस्तों इसमें एक शब्द ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों जिसका आंसर दोस्तों उसी में दिया गया है, ऑप्शन में दोस्तों वो रखा हुआ है सीधा, आप समझ लो, देख लो। देखो दोस्तों, ये जो पेडागॉजी क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो पेडागॉजी क्वेश्चन सीटेट वाला बहुत पूछता है, तो वो ये नहीं जानना चाहता कि आपने कितना याद किया कितना नहीं याद किया। ये सीटेट है दोस्तों, टेट नहीं है। टेट वाला यही पूछता है कि आपने कितना रट्टा मारा है, लेकिन सीटेट रट्टा पे नहीं जाता। सीटेट सिर्फ आपकी समझ पर जाता है, वो देखना चाहता है कि बच्चे के अंदर समझ कितनी है। तो देखो जितने भी क्वेश्चन है वो समझ के आधार पर ही दोस्तों अभी तक आपने कर रहे हैं, चाहे आप साइकोलॉजी करें, हिंदी करें, मैथ करें। मैथ भी दोस्तों कैलकुलेशन वाला नहीं आता है, वहाँ पर हम मैथ कराएंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ गए होंगे यूथ का, तो आप लोग देख रहे होंगे उसमें कि उसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ईवीएस करें, चाहे कुछ भी करें, 5 सब्जेक्ट में से आपको बस जितने भी क्वेश्चन है वो समझ पर आधारित होंगे। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा समाजीकरण। क्या? समाजीकरण। देखो यहाँ पर समाज की बात कर रहा है ना, तो यह समाजीकरण, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा हुआ आया है, समावेशी कक्षा, जो हमने कल बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताइए कि समावेशी कक्षा क्या होती है। ठीक, तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बी ऑप्शन, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। सी ऑप्शन, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। डी ऑप्शन, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आंसर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। इसी विश्वास के साथ वह वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, वैयक्तिक भिन्नता समझ रहे हो भाई, हर एक व्यक्ति के गुण अलग अलग हैं, किसी के विचार कैसे हैं, किसी के विचार कैसे हैं, तो अलग अलग व्यक्ति, जो अलग अलग बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं अलग अलग जगह के, तो सभी के विचार अलग अलग हैं, तो वो वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। और समावेशी शिक्षा ये कहती है कि उन सभी वैयक्तिक भिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। मतलब इस तरह से पढ़ाना चाहिए, चाहे वो होशियार हो या थोड़ा नील हो पढ़ने में, तो ऐसा नहीं है कि होशियार हम उसी को पढ़ाएं, नहीं, जो नील है उस पर भी ध्यान दें, जो होशियार है उस पर भी ध्यान दें, मतलब समान बराबर तरीके से उन लोगों को पढ़ाने पर ध्यान दें। यही हमारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी है, वो कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन से लक्षण? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक हैं? मतलब पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी है, पढ़ने के प्रति बहुत चिंता करता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई करता है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है उसका, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई है। तो ये सब जो उसके अंतर्गत जो सूचक हैं, जो क्वेश्चन बता रहा है, तो ये किसके सूचक हैं? सूचक हैं वो आखिर किसके हैं? ए ऑप्शन, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, बी अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, अशक्तता, सी मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, और डी एक स्वलीन विद्यार्थी की। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इसका मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ये है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के ये लक्षण है दोस्तों। ठीक,
अधिगम अशक्तता। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन कट गया है, 7 नंबर है ये। सात, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आंशिका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक, ए ऑप्शन, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। सी ऑप्शन, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। डी, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी। आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, तो ए, अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करके। बी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर। सी, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। डी, अपसारी चिंतन पर बल दे करके। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने लायक है, हम आप लोगों को ज़रूर समझाएंगे। फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा। सृजनात्मक दोस्तों मतलब ये होता है कि कोई भी विद्यार्थी है वो किसी कार्य को करने में या पढ़ने में मतलब कितने नए तरीके सोच सकता है। कोई समस्या उसके सामने है तो वो कितने मतलब उस समस्या से निपटने के लिए कितने तरीक़ों से उस समस्या को निपट सकता है। वो विचार उसके मन में कितने आ रहे हैं, वो अलग अलग विचार उसके मन में आ रहे हैं जो समस्या से निपटने के लिए, तो दोस्तों वो सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, और ए ऑप्शन में दोस्तों अभिसारी चिंतन और डी ऑप्शन में अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन का मतलब दोस्तों ये होता है, अभिसारी चिंतन मतलब ये होता है कि सिर्फ एक केंद्र बिंदु पर ध्यान दो, एक ही केंद्र बिंदु पर ध्यान दे करके हम कोई कार्य करें, तो दोस्तों वो हमारा अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं जैसे आप लोग, तो अगर अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आप करोगे, तो जैसे आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ आपका जो ध्यान केंद्रित है वो सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम पर अगर है कि हम जो पढ़ रहे हैं बस सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक बिंदु पर, सीटेट वाले बिंदु पर आपका सिर्फ ध्यान केंद्रित है, इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। आपका जो चिंतन है वो सिर्फ सीटेट के लिए। लेकिन दोस्तों जो विद्यार्थी इस सोच से पढ़ता है कि चलो मुझे मैथ पढ़ लिया, जीएस पढ़ ली, सभी पढ़ ली, तो सीटेट ही नहीं भाई, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी दोस्तों, पुलिस, तो वो अनेक बातों को, अनेक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अगर वो पढ़ाई करता है, चिंतन करता है, तो दोस्तों वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोग अपसारी और अभिसारी में समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक, अब दोस्तों मुझे इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मतलब जो सृजनात्मक विद्यार्थी हैं तो शिक्षिका उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, तो बी ऑप्शन सही है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके एवं मूल विचारों को महत्व दे करके। ठीक है, तो एक जो शिक्षिका है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों के मूल विचारों को महत्व देते हुए, जो विद्यार्थी के जो विचार हैं मूल, उनको महत्व देना चाहिए। अनेक परिप्रेक्ष्यों
मतलब अनेक उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य, अनेक परिप्रेक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक से अधिक उद्देश्य। तो अनेक परिप्रेक्ष्यों में चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थी समस्याओं पर नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। यही जो हमने आपको बात बताई थी कि नए नए विचार और मौलिक विचार, जो मूल विचार हैं, प्रस्तुत करते हैं। उनमें अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति, दूरदृष्टि, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता जैसे गुण होते हैं। जो दोस्तों थोड़ा टैलेंटेड विद्यार्थी होता है तो उसमें दोस्तों बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे दोस्तों वो जिज्ञासु होते हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ को हमेशा मतलब ये सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे, अगर किसी के बारे में कोई नई चीज़ दिख गई तो उनको क्या उसके बारे में सब कुछ जानना वो चाहेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि ये क्या है, क्या इसका काम है। मतलब जिज्ञासु रहते हैं जानने के लिए। ठीक है। अन्वेषणात्मक, उनकी प्रवृत्ति अच्छी होती है। दूरदृष्टि होती है, वो एकदम तुरंत दूर की सोच लेते हैं। वो एकदम स्वतंत्र रहते हैं। निर्णय करने में दोस्तों वो किसी से नहीं पूछते, वो स्वतंत्र अपने आप में निर्णय कर लेते हैं। उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी होती है। तो ये होते एक सृजनात्मक विद्यार्थी के गुण। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में जो सार्थक अधिगम है का पक्ष लेता है। ए ऑप्शन, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। बी, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। सी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना। डी, बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज क्लास का दोस्तों हमारा, अभी हमारे 10 और 11 दो क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। जो प्रभावशाली समस्या है दोस्तों, समस्या कैसी है, प्रभावशाली है, लेकिन समाधान एक रणनीति का एक उदाहरण है। क्या है। ए ऑप्शन, क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। बी, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या, प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। सी, साधन साम्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। और डी, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट दोस्तों इसको पहले समझिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद दोस्तों आप लोग आंसर दीजिएगा। साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करती है दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, सी। थोड़ा दोस्तों डिटेल में हम इसको बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं। तो साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक मुख्य उदाहरण है। समस्या समाधान व्यक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किया जाने वाला एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अवरोधों को दूर करने के लिए किन्हीं नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान के लिए अनुगामी कार्य, संपादन, उपलक्ष्य विश्लेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण जैसी व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। साधन साध्य विश्लेषण में वर्तमान स्थिति व वांछित स्थिति के अंतर को कम करने का प्रयास किया जाता है। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक समावेशी कक्षा में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आज की क्लास का दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा आया है। तो एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, यानी कि संबोधित कर सकता है। तो कक्षा कैसी है, समावेशी कक्षा है। ए ऑप्शन, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। बी, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना।
सी, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। डी, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। आएगा दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट पकड़िएगा आप इसमें। कौन सा पॉजिटिव पॉइंट? देखो दोस्तों, ए ऑप्शन है दोस्तों, कक्षा हमारी समावेशी कक्षा है और इसकी जो विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकता है। ठीक, तो विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं भाई, एक जैसे तरीके नहीं, अलग अलग तरीक़ों से दोस्तों आप लोगों को बताना चाहिए शिक्षक को। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अत्यधिक लिखित गृह कार्य, नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं। अत्यधिक लिखित गृह कार्य बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मतलब देना चाहिए लेकिन अत्यधिक नहीं। ठीक है। और नकल करने पर दबाव डालना, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं सी और डी। तो सी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना चाहिए। और डी है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो ये जब रटने की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की दोस्तों वीडियो में हम यहीं तक क्लास रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से आप लोगों को कराएंगे। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, अगर ये जो हमने 11 क्वेश्चन कराए हैं, इन 11 क्वेश्चन में जिन भी भाई बहनों के अगर 6 क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर समझना। क्योंकि दोस्तों आज जो हमने जो क्वेश्चन कराए हैं, तो जो अभी तक जो हमने 3 क्लासें ली थी दोस्तों, वो हमारे प्राइमरी के सीटेट के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो दोस्तों उसके थे। लेकिन दोस्तों जो आज जो हमने 11 क्वेश्चन कराए हैं वो दोस्तों जूनियर के हैं, जूनियर में आए हुए क्वेश्चन थे इस वजह से। लेकिन हमको दोनों देखना पड़ेगा दोस्तों, जूनियर और प्राइमरी, क्योंकि आप लोगों ने दोनों के फॉर्म डाले हैं, मुझे पता है। इस वजह से दोस्तों मुझे जूनियर के क्वेश्चन और प्राइमरी के दोनों को आप लोगों को जो PYQ है वो कराना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट कीजिएगा और आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हम ये तरीका बता रहे हैं कि आप लोग इससे पास हो सकते, आप भी मुझे राय दीजिएगा। देखो हम तो दोस्तों 100% श्योर है इससे, 100% हम तो एकदम संतुष्ट हैं और मुझे मालूम है कि आप लोग सीटेट किस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। भाई तरीका हमने आपको बताया, क्या आपको ये लग रहा है कि ये तरीका काम करेगा, ये नहीं करेगा, आप लोग अपनी राय मुझे दीजिएगा। हालांकि हमने तो अपनी राय जो सही थी, प्रैक्टिकल भी, ऐसी नहीं कि मुझे किसी ने बता दिया, नहीं, प्रैक्टिकल किया हुआ है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने बता दिया चलो अब हम बच्चों को बता दें कि यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आ जाइएगा और बस क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा और पेपर दिएगा, नहीं, मेरा खुद का ये प्रैक्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उससे पहले दोस्तों आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिएगा। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिल्कुल करके और बेल आइकन को दबाइएगा। तो दोस्तों सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और उन्हीं सपनों को पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा होता है। दोस्तों आपने एक सपना देखा है टीचर बनने का, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस सो जाएं, पढ़ के आराम से लेट के सो जाएं और पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करें, क्या आपका सपना पूरा होगा? नहीं, आप दिन में भी पढ़ाई करो, रात में भी, जब भी टाइम मिले, दिन रात दोनों में, दिन में भी जब जाग रहे होगे तब भी दोस्तों आपके मन में एक ही सपना आना चाहिए कि मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।